बच्चों, मैं बसंत कुमार गुप्ता। देखिए, जो चर्चा हो रही थी वो परमाणु संरचना के बारे में चर्चा हो रही थी। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल मैंने आपको बताया होगा और उस मॉडल की कमियों को बताया। अब एक वैज्ञानिक थे बोहर, नील्स बोहर कहते हैं उसको। तो बोहर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को कुछ दूर करके एक नया मॉडल प्रस्तुत किया। एक नई परमाणु संरचना के संबंध में जिनमें 3 परिकल्पनाएं प्रस्तुत की। उसमें सबसे पहली परिकल्पना है कि परमाणु नाभिक के चारों तरफ, रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि नाभिक के चारों तरफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते हैं। तो परमाणु नाभिक के चारों बहुत सी कक्षाएं संभव हैं, परंतु इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में नहीं घूमते, केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिसमें उनका कोणीय संवेग यानी h/2 पाई का क्या हो, गुणक, मल्टीपल, उनका कोणीय संवेग क्या हो, h/2 पाई का पूर्ण गुणक, जहां h प्लान दिया था तो पाई का मान आप जानते हो। इन कक्षाओं को, अगर इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन जब घूमता है तो इन कक्षाओं में को क्या कहते हैं, अस्थायी कक्षा, स्टेबल ऑर्बिटल कहते हैं। अब कोणीय संवेग क्या होता है ये समझना है। तो कोणीय संवेग पढ़ोगे J बराबर I ओमेगा, दृढ़ पिंडों की घूर्णन गति में मैंने आपको समझाया। J बराबर I ओमेगा, I को लिखते हैं देखिए mr² और ओमेगा को लिख सकते हैं V बराबर R ओमेगा। तो ओमेगा बराबर V/R हो जाएगा, तो V/R, R से R कट जाएगा तो mv/r, mrv या mv। ठीक है। तो मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रॉन जो है अस्थायी कक्षा में घूमते किसी इलेक्ट्रॉन का वेग, अस्थायी कक्षा में घूमते किसी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान स्मॉल है, उसके कक्षा की त्रिज्या स्मॉल r है और उसकी कक्षा का वेग जो है, जिस कक्षा में घूम रहा है उस कक्षा का वेग क्या है, इलेक्ट्रॉन का वेग कितना है, v। तो कोणीय संवेग क्या हो जाएगा, mv। ये क्या होना चाहिए, h/2 पाई का गुणक। गुणक का मतलब क्या होगा, h/2 पाई हो या 2h/2 पाई हो या 3h/2 पाई हो या 4h/2 पाई हो, व्यापक रूप में लिखेंगे तो nh/2, जहां n क्या है, n क्या है, 1 2 3 4। n को कहते हैं उस कक्षा, अस्थायी कक्षा की क्रम संख्या, अस्थायी कक्षा की क्रम संख्या, या इसको बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का क्या बोलते हैं, अस्थायी कक्षा की क्रम संख्या या मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। n बराबर 1 होगा तो पहली अस्थायी कक्षा होगी, इसको हम k कोष कहते हैं, कैसे। n बराबर 2 होगा दूसरी अस्थायी कक्षा होगी तो इसको k l कोष कहते हैं, इसको m कोष कहते हैं, ऐसे। ठीक है। दूसरा उन्होंने किया कि अस्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जब रहता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है। अस्थायी कक्षा में घूमते इलेक्ट्रॉन जो है ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता, इसलिए परमाणु का अस्थायित्व है। यानी कहने मतलब बोहर का जो ये परमाणु मॉडल है, ये परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या करता है कि अस्थायी कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन घूमता है तो वो अपनी ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता। तीसरा रूल उसने दिया कि जब इलेक्ट्रॉन को बाहर से ऊर्जा मिलती है, परमाणु को बाहर से ऊर्जा मिलती है, अच्छा, इलेक्ट्रॉन जिस अस्थायी कक्षा में घूमता है उस अवस्था को कहते हैं उसकी आदि अवस्था, ग्राउंड स्टेट कहा जाता है। क्योंकि वो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है तो उस अवस्था को क्या बोलते हैं, आदि स्टेट या ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। जब परमाणु को बाहर से अतिरिक्त ऊर्जा मिलती है, परमाणु को मिलती है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को मिलती है, परमाणु को बाहर से अतिरिक्त ऊर्जा मिलती है तो परमाणु जो होता है, परमाणु का कोई इलेक्ट्रॉन अपनी एक अस्थायी कक्षा को छोड़कर दूसरी अस्थायी कक्षा में चला जाता है। यह अवस्था जो परमाणु की उत्तेजित अवस्था कहलाती है, एक्साइटेड स्टेट कहलाती है।
जब परमाणु को बाहर से ऊर्जा मिलती है तो परमाणु का कोई इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को अवशोषित करके एक अस्थायी कक्षा से दूसरे अस्थायी कक्षा में, ऊंची अस्थायी कक्षा में चला जाता है। आप यही पढ़ेंगे कि अस्थायी कक्षा जब कोई इलेक्ट्रॉन होता है तो उसकी अपनी एक ऊर्जा होती है, उसको एनर्जी लेवल बोलते हैं, ऊर्जा स्तर बोलते हैं, ठीक है। तो उसकी ऊर्जा उस कक्षा में क्या होगी, नियत होगी, ठीक है। और जब परमाणु को बाहर से ऊर्जा मिलेगी तो उसका कोई इलेक्ट्रॉन एक कक्षा को छोड़कर, अपनी उस अस्थायी कक्षा को छोड़कर अन्य ऊंची अस्थायी कक्षा में चला जाएगा। परमाणु की अवस्था क्या कहलाती है, उसकी उत्तेजित अवस्था कहलाती है, और वहां पर वो केवल 10⁻⁻8 सेकंड तक रहेगा। जैसे ये नाभिक है, इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इस अस्थायी कक्षा में है, अब इसको बाहर से परमाणु को ऊर्जा मिली तो इसका मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जो है उच्च ऊर्जा स्तर में यानी ऊंची अस्थायी कक्षा में चला जाएगा, और वहां पर कितनी देर तक रहेगा, 10⁻⁸ सेकंड रहने के पश्चात 10⁸ सेकंड रहने बाद पुनः अपनी उसी अवस्था में लौट आता है। अब जब लौटता है तो वो विभिन्न ऊर्जा स्तरों से होकर लौटता है, डायरेक्ट भी लौट सकता है, अन्य ऊर्जा स्तरों से भी लौटता है। जैसे मान लीजिए आप स्कूल से जब घर से स्कूल आते हो तो डायरेक्ट, पर स्कूल से जब घर जाते हो तो जरूरी नहीं है कि आप डायरेक्ट घर चले जाते हो, आप रास्ते में रुकते जाते हो, खाते पीते जाते हो, नहीं कुछ लोग ट्यूशन पढ़ के कोचिंग पढ़ के जाते हैं। तो ऐसी अवस्था उसकी होती है कि जब वहाँ पर वो ऊर्जा मिली तो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में, यानी नीचे अस्थायी कक्षा से ऊंचे अस्थायी कक्षा में चला जाएगा, और वहाँ कितनी देर तक रहेगा, केवल 10⁻⁻10 सेकंड तक रहेगा, और फिर वापस अन्य निम्नतम ऊर्जा स्तर से होते हुए अपनी पूर्ण अवस्था में लौट आता है। और जब लौटता है तब वो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। इसलिए परमाणु का जब स्पेक्ट्रम देखा गया तो उसमें कुछ निश्चित आवृत्तियों की और कुछ अलग अलग आवृत्तियों की बारीक रेखाएं प्राप्त होती। मान लीजिए कि परमाणु जो होता है, परमाणु जिस E1 ऊर्जा स्तर से E2 निम्नतम ऊर्जा स्तर में लौट रहा है, यहाँ से E1 ऊर्जा स्तर से E2 ऊर्जा स्तर में लौट रहा है, तो दोनों ऊर्जा स्तर की ऊर्जाओं के अंतर के बराबर ऊर्जा का विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में या फोटानों के रूप में क्या करता है, उत्सर्जन करता है। अर्थात E2 - E1 बराबर फोटान की ऊर्जा जानते होंगे hν होती है, जहाँ न्यू उत्सर्जित प्रकाश उत्सर्जित ऊर्जा की आवृत्ति है, न्यू बराबर क्या हो जाएगा, E2 - E1/, ये फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा। बोहर का परमाणु मॉडल, ये जो बोहर का परमाणु मॉडल है ये भी बाद में गलत करार दे दिया गया था। तब ऑर्बिटल की परिकल्पना नहीं की गई थी, केवल कक्षा की परिकल्पना की गई थी, सेल की परिकल्पना की गई थी, सब सेल नहीं किया गया, ऑर्बिटल की परिकल्पना नहीं की गई थी। इसलिए इनका जो परमाणु मॉडल है केवल एक इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणु या आयनों के लिए ही सत्य है, एक से अधिक के लिए ये नियम इनका फॉलो नहीं होता है। इसलिए जो हमारा चैप्टर है वो हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं के लिए होता है। हाइड्रोजन परमाणुओं के बारे में हमको पढ़ना है क्योंकि उसके कोष में केवल एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हीं के बारे में। तो ये था बोहर का परमाणु मॉडल। अब आता है इस बोहर के परमाणु मॉडल के आधार पर हाइड्रोजन सदृश है, सदृश मतलब उसी के समान, हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की अस्थायी कक्षा की त्रिज्या निकालना। हाइड्रोजन सदृश परमाणु अस्थायी कक्षा में घूमते इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या निकालना, उसमें केवल एक का इलेक्ट्रॉन, चाहे पहली कक्षा में घूमे चाहे दूसरी कक्षा में घूमे, इससे मतलब नहीं है हाइड्रोजन से रिलेटेड है। तो मान लीजिए हाइड्रोजन सदृश कोई परमाणु है, इसका परमाणु क्रमांक Z, परमाणु क्रमांक Z होने का मतलब उसमें प्रोटॉन कितने होंगे Z, तो परमाणु क्रमांक प्रोटॉन Z होंगे तो इसका मतलब उस पर धनावेश कितना होगा, प्लस। माना कि हाइड्रोजन सदृश परमाणु का परमाणु क्रमांक Z, माना स्मॉल m द्रव्यमान का एक इलेक्ट्रॉन स्मॉल r त्रिज्या की अस्थायी कक्षा में v वेग से घूमे, स्मॉल m द्रव्यमान का कोई इलेक्ट्रॉन है, वो स्मॉल r त्रिज्या की अस्थायी कक्षा में
v वेग से क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो बोहर के परमाणु मॉडल से हमको क्या निकालना है, हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं की अस्थायी कक्षा की त्रिज्या के लिए व्यंजक बताना है। तो मान लीजिए हाइड्रोजन सदृश किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक z है, तो उसके नाभिक पर आवेश कितना हो जाएगा, प्लस Ze। तो जितने परमाणु क्रमांक उतने प्रोटॉन होंगे, प्रोटॉन को उतने आवेश होंगे। मान लीजिए स्मॉल क्रमांक का कोई इलेक्ट्रॉन है, स्मॉल r त्रिज्या की अस्थायी कक्षा में v वेग से घूमे। तो बोहर के परमाणु मॉडल से अस्थायी कक्षा के लिए क्या होता है, mvr NH/2, जहां n इसकी क्रम संख्या है, n बराबर क्या होता है, 1 2 3। इसमें से v का मान आप निकाल लीजिए, तो v बराबर क्या हो जाएगा, NH/2 m 2 पाई m। इसको समान नंबर 1 लिख दीजिए। आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन द्वितीय कक्षा में घूमता है, तो आप पढ़ेंगे द्वितीय कक्षा में जब कोई इलेक्ट्रॉन घूमता है तो उसको घूमने के लिए अविकेंद्र बल की आवश्यकता पड़ती है। यह अविकेंद्र बल कहाँ से मिलेगा, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच लगने वाले वैद्युत आकर्षण बल से मिलेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए आवश्यक अविकेंद्र बल क्या हो जाएगा, mv²/r। वो कहाँ से मिलेगा, इनके बीच जो वैद्युत आकर्षण बल लगा, वैद्युत आकर्षण बल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 माने पहला आवेश क्या है, Ze, और दूसरा आवेश है आपका E बटे कितना हो जाएगा, 5। समझ में आ गया। तो इस r से एक r कट जाएगा, तो mv² बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Ze² बटे कितना हो जाएगा। इस v का मान ले जाके इसमें रख लीजिए। तो जब v का मान इसमें ले जाके रखेंगे, इस v का मान ले जाके इसमें रखेंगे तो कितना आएगा, v का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, m v का मान रखेंगे v² है तो वर्ग हो जाएगा l² h² बटे क्या हो जाएगा, 4 पाई m² इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Ze²। इसमें देखिएगा r से एक r कट जाएगा, r से एक r कट जाएगा, m से एक m कट जाएगा, पाई से एक पाई कट जाएगा, और 4 से 4 कट जाएगा। अब जो बचा उसको आप लिख लीजिएगा, तो क्या बचा है, n² बटे पाई m r बराबर क्या हो जाएगा, Ze² बटे एप्सिलॉन, Ze² बटे एप्सिलॉन। और जब इससे r का मान निकालेंगे तो r बराबर हो जाएगा h² एप्सिलॉन 0² h² एप्सिलॉन 0² ये स्क्वायर में रहेगा बटे पाई m Ze², पाई m Ze²। इसको हम ऐसे लिख देते हैं h² एप्सिलॉन 0² बटे पाई m Ze² इंटू h। ये हाइड्रोजन सदृश किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या है। इसको ब्रैकेट में मैंने इसलिए किया क्योंकि z आपका किसी दिए गए परमाणु के लिए नियत होगा, h ऑलरेडी नियत होता है, सारे मेरे जानबे करते हैं, पाई भी नियत होता है, m भी नियत होगा, ये भी नियत होगा। तो इसका मतलब r समानुपाती क्या है, इस सूत्र से स्पष्ट है कि सूत्र से स्पष्ट है कि n r प्रोपोर्शनल n स्क्वायर, यानी कक्षा की जो त्रिज्या होती है उसकी क्रम संख्या के वर्ग के अनुपात। किन्हीं दो कक्षाओं की बात करेंगे, किन्हीं दो कक्षाओं के लिए r1 बटे r2 बराबर हो जाएगा n1² बटे n।
अगर हम हाइड्रोजन परमाणु की बात करें, हाइड्रोजन परमाणु की बात करें तो हाइड्रोजन परमाणु मतलब Z बराबर 1 होगा, के लिए कक्षा की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, R बराबर क्या हो जाएगा, H स्क्वायर एप्सिलॉन 0 स्क्वायर पाई Z का मान रखिएगा E इंटू कितना हो जाएगा। ये हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन स्थायी कक्षा में परिक्रमा करते इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या Z का मान, और इस कक्षा में अगर n बराबर 1 रख दिया जाए, n बराबर 1 के लिए सारे मान रखा जाए, n का मान लिखा है तो R का मान 0.53 एंगस्ट्रॉम, इसको बोहर त्रिज्या भी बोलते हैं। यानी हाइड्रोजन परमाणु की पहली स्थायी कक्षा की त्रिज्या कितनी होती है, 0.53 एंगस्ट्रॉम, इसको बोहर त्रिज्या भी बोलते हैं। ये समझ में आ गया आपको? ये होता है हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं की स्थायी कक्षा की त्रिज्या निकालने की फॉर्मूला है, और ये त्रिज्या जो होती है वो उसके क्रम संख्या, उस स्थायी कक्षा की क्रम संख्या के वर्ग के अनुक्रमानुपात है। n का मान बढ़ेगा त्रिज्या का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये तो था इलेक्ट्रॉन की स्थायी कक्षा की त्रिज्या निकालने के लिए व्यंजक। अब इसके बारे के आगे जो चर्चा करेंगे, कल हम वेग निकालेंगे, फिर ऊर्जा निकालेंगे, गतिज ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा, कुल ऊर्जा, इसी के बारे में से चर्चा चलती जाएगी। हमने चूँकि PDF भेज दिया है, आपको समझने में आसानी होगी, पढ़िए, बाकी कोई दिक्कत होगी तो पूछिएगा, आगे की चर्चा कल करेंगे।